Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indologus। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ साइंस जीके जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। हम पर क्वेश्चन के साथ अराउंड 2 से लेकर 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे डिस्कस करेंगे जो आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी नेसेसरी रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विथ हर फर्स्ट क्वेश्चन जो है गोबर गैस कंटेन्स मेनली। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मीथेन। तो मीथेन इज द मेजर कंपोजिशन ऑफ गोबर गैस। मीथेन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज CH4। तो गोबर गैस जिसको बायोगैस के नाम से भी जाना जाता है इज द मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Methane, the main component of gobar gas, making up to 55 to 70% of its composition। तो मैक्सिमम अमाउंट में मीथेन प्रेजेंट रहता है गोबर गैस में। और सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो इट मेक्स अप टू 30 to 45% ऑफ इट्स गोबर गैस। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज change in the genetic composition of a population is called as। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी कि एवोल्यूशन। तो देखिए एक जनरेशन से लेकर दूसरे जनरेशन में जो कुछ तरीके के वेरिएशंस देखे जाते हैं और जो भी जीन में जो वेरिएशन देखा जाता है उसको हम एवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और एवोल्यूशन की प्रोसेस काफ़ी स्लो होती है और धीरे धीरे ये एक जनरेशन से लेकर दूसरे जनरेशन से लेकर तीसरी जनरेशन में देखी जाती है। Evolution is the change in the heritable characteristics of biological populations over successive generations। The theory of evolution is based on the idea that all the species are related and gradually change over time। So, अगर हम बात करें ये थ्योरी किसने दी थी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, so this was given by चार्ल्स डार्विन और इन्होंने 1858 में अपनी एक काफ़ी फेमस नॉवल भी पब्लिश की थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के ऑथर कौन है? चार्ल्स डार्विन। और इनको फादर ऑफ इवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो ग्रेगर जॉन मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड इज अ पॉलीमर ऑफ। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर है PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये आपने ध्यान में रखना है। पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC इज मेड फ्रॉम द मोनोमर विनाइल क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CHCl। और अगर हम इसके अदर नेम की बात करें तो इथीन क्लोराइड इसका दूसरा नाम है। सो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रेनकोट्स, हैंडबैग्स, टॉयज इंक्लूडिंग डॉल्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड कवरिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं कि PVC को हम और क्या क्या बनाने में यूज़ करते हैं। तो PVC को यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग टॉयज़ एंड डॉल्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स को बनाने में, इसके अलावा पाइप्स को बनाने में, रेन कोट्स को बनाने में एंड इसके अलावा जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं इनको भी मैक्सिमम PVC से ही बनाया जाता है। ये आपने ध्यान में रखना है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है कि काफ़ी हार्ड और रिजिड होता है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग is best known for his discovery and development of the first safe and effective polio vaccine। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि जोनास साल्क। तो जोनास साल्क इन्होंने पोलियो वैक्सीन के लिए फर्स्ट एवर और फर्स्ट यूजफुल डिस्कवरी की थी एक वैक्सीन की। ये आपने ध्यान में रखना है। इन्होंने फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी फॉर पोलियो। सो चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जोनास एडवर्ड साल्क वॉज एन अमेरिकन वायरोलॉजिस्ट। तो ये अमेरिकन वायरोलॉजिस्ट थे एंड अ मेडिकल रिसर्चर हु डेवलप्ड वन ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल पोलियो वैक्सीन्स। He announced on a national radio show that he has successfully tested a vaccine against polio। तो वैक्सीन पोलियो के अगेंस्ट किसने फॉर द फर्स्ट टाइम प्रिपेयर की थी? जोनास साल्क ने। इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। ये एक अमेरिकन वायरोलॉजिस्ट और मेडिकल रिसर्चर थे। बात यहाँ पर वैक्सीन की हुई है। तो अगर हम बात करें हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ वैक्सीनेशन, तो डॉक्टर एडवर्ड जेनर को कहा जाता है एज द फादर ऑफ वैक्सीनेशन क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड की फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन बनाई थी और ये एक इंग्लिश फिजिशियन थे। ये भी आपने ध्यान में रखना है। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाइज टू विच ऑफ दीज फोर्सेस।
करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो ये लॉ है ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस और मैग्नेटिक फोर्सेस हर तरीके के फोर्सेस पे लगता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाइज टू ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस लाइक इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इट स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैज़ ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हर एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है, और ये इन तीनों काइंड ऑफ फोर्सेस में लगता है। अगर हम बात करें हमारे नेचर में 4 फंडामेंटल कौन कौन से फोर्सेस पाए जाते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ग्वेन। तो देखिए ग्वेन का फुल फॉर्म क्या है। जी स्टैंड्स फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वीक न्यूक्लियर फोर्स, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड एन स्टैंड्स फॉर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केन्स। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि CnH2n+2। तो ये जनरल फॉर्मूला है अल्केन्स के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें अल्कीन्स की, तो देखिए जो अल्केन होते हैं ये तो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखिए अल्केन्स आर सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड किसमें प्रेजेंट होता है, अल्केन्स में। अगर हम बात करें अल्कीन्स की, तो अल्कीन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n, और ये क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इनमें क्या प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड। बात करें अगर हम अल्काइंस की, तो अल्काइंस में फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं विथ अ ट्रिपल बॉन्ड। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अल्केन में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड और अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इट इज़ द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की, तो ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होती है नेचर में। क्यों? क्योंकि ये Cl2 गैस को रिलीज करती है, जो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में हेल्प करती है। So calcium oxychloride or CaOCl2 is the chemical name of bleaching powder. It is a very important industrial chemical having its use in paper and textile industries. तो bleaching powder ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, इसका important application है कि ये पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में bleaching powder यूज़ किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज फॉर प्रिवेंशन ऑफ विच डिजीज BCG वैक्सीन इज गिवन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। तो बैक्टीरियल कॉजिंग ट्यूबरकुलोसिस इट इज प्रिवेंटेड थ्रू अ वैक्सीन कॉल्ड एज BCG। BCG का फुल फॉर्म होता है बेसिलस कैलामिड घुरीन, क्योंकि इस वैक्सीन को बनाने वाले 2 साइंटिस्ट का नाम भी क्या था, Albert Calumet and Camille Gorin. So this was the name. So these are the names of the 2 scientists जिन्होंने BCG वैक्सीन को प्रिपेयर किया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1921। ये ईयर भी आपको ध्यान में रखना है। ट्यूबरकुलोसिस डिजीज इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया कॉल्ड एज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और ट्यूबरकुलोसिस मेनली अटैक्स, जो इसका अटैकिंग एरिया होता है वो होता है लंग्स। BCG वैक्सीन वॉज फर्स्ट कंसिडर्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट कमिटी ऑन बायोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन इन इट्स 13th रिपोर्ट। अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसने भी फाइनली जो ये वैक्सीन है इसको एक तरीके से मान्यता दे दी थी कि ये वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है इन फाइटिंग अगेंस्ट पोलियो, इन फाइटिंग अगेंस्ट TB, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस। अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका फॉर्मेशन 7th of April 1948 में हुआ था। इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो जेनेवा में इसके हेडक्वार्टर्स लोकेटेड हैं, यू हैव टू कीप इन माइंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज यूज्ड इन मेकिंग मिल्क कर्डलिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है इन द कर्ड मिल्क, यानी कि दूध से दही बनाने में जो बैक्टीरिया यूज होता है दैट इज लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कन्वर्ट्स द लैक्टोज इन द मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, विच रिड्यूसेस द pH ऑफ मिल्क एंड टर्न्स इनटू अ कर्ड। तो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और कर्ड बेसिकली खट्टी होती है, एंड इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, नॉट ऑल द एसिड्स
बट इट इज़ अ जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड कि वो थोड़े टेस्ट में खट्टे होते हैं, सार होते हैं। द लैक्टिक एसिड ऑल्सो गिव्स कर्ड इट्स सार टेस्ट। तो जो सार टेस्ट है कर्ड का वो भी किसकी वजह से होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द गैस फ्लेम इज नोन एज। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नॉन लुमिनस जोन। तो जो हॉटेस्ट पार्ट होता है किसी भी गैस फ्लेम का उसको नॉन लुमिनस जोन के नाम से जाना जाता है। दिस जोन इज बेसिकली ब्लू इन कलर एंड इज द रिजल्ट ऑफ कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम्पल एयर। तो देखिए जो नॉन लुमिनस जोन होता है इसका कलर कभी पूछा जाए सो दैट इज ब्लू इन कलर। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, एम्पल अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होती है, यानी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है जिसकी वजह से प्रॉपर कंबशन हो जाता है और इसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है और इस जोन का नाम क्या होता है, नॉन लुमिनस जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एंड दैट इज द कॉमनली यूज्ड सेफ्टी फ्यूज वायर इज मेड ऑफ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एन अलॉय ऑफ टिन एंड लेड। तो टिन और लेड का जो अलॉय होता है इससे बनाई जाती है सेफ्टी फ्यूज वायर, कॉमनली यूज सेफ्टी वायर, सेफ्टी फ्यूज वायर। और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सोल्डर। तो सोल्डर के नाम से ये जाना जाता है। द कॉमनली यूज सेफ्टी फ्यूज वायर इज मेड ऑफ एन अलॉय ऑफ टिन एंड लेड. A fuse is a safety device that protects the electrical system from the damage by breaking the circuit when there is a short circuit or too much current through it. तो देखिए जब भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट फ्लो करता है किसी भी सर्किट से, या फिर ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है किसी भी सर्किट से, तो इन दैट केस क्या होता है कि जो ये फ्यूज़ होता है ये ब्रेक हो जाता है और एक तरीके से शॉर्ट सर्किट होता है और एक तरीके से ये हमारा जो इलेक्ट्रिकल सेटअप होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, हमारा फ्यूज़। तो फ्यूज़ वायर ये जो कॉमनली यूज्ड होते हैं वो किसके अलॉय के बने होते हैं, टिन और लेड के बने होते हैं। ये भी आपने ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें टिन और लेड की, तो टिन का कंपोजिशन यहाँ पे ज़्यादा होता है 63% और लेड का जो कंपोजिशन होता है दैट इज़ 37%। ये भी आपने ध्यान में रखना है। और बेसिकली जो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज़ किए जाते हैं और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अगर आपसे पूछा जाए हाई होता है या लो होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका। और ये अलाउ करते हैं परमानेंट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को, यानी शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं और एक तरीके से जो हमारा सेटअप है इलेक्ट्रिकल सेटअप वो प्रोटेक्ट रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स टू सी द ट्रैफिक ऑन द रियर साइड इज नोन एज। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर्स। तो ऑटोमोबाइल्स में यानी व्हीकल्स में बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये हमें एक तरीके से वाइड व्यू प्रोवाइड करते हैं। द टाइप ऑफ द मिरर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स टू सी द ट्रैफिक ऑन द रियर साइड इज द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर प्रोवाइड्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देन प्लेन और कॉन्केव मिरर्स। तो प्लेन और कॉन्केव मिरर्स के कंपैरिजन में कॉन्वेक्स मिरर काफ़ी वाइडर व्यू यानी बहुत ज़्यादा पीछे का एरिया दिखाते हैं जो ड्राइवर के लिए काफ़ी यूजफुल रहता है। दिस अलाउज द ड्राइवर टू सी अ लार्जर एरिया बिहाइंड दैम। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर के एप्लीकेशन की, तो कॉनकेव मिरर्स को एज मेकअप मिरर्स यूज़ किया जाता है। अलॉन्ग विद दैट कॉनकेव मिरर्स को डेंटल सर्जरी में भी यूज़ किया जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा लाइट रिफ्लेक्टर्स और इनलार्ज यानी बड़ी इमेज को ऑब्टेन करने के लिए सैटेलाइट डिशेस में, सोलर हीटिंग में कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस में जो वाटर की डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, यानी इस स्टेट में जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सबसे एक दूसरे से सबसे क्लोजेस्ट रहते हैं। वाटर्स डेंसिटी इज इरेगुलर एंड हैज़ इंपॉर्टेंट implications of Earth's ecosystem. The molecules in water are closest together at 4 degrees Celsius, making it the densest. The closer the molecule are together, the heavier the substances. तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स पास होते हैं उतनी ज़्यादा उस सब्सटेंस की डेंसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन इज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चैडविक। तो चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था, ये आपने ध्यान में रखना है। सो अगर हम बात करें
द साइंटिस्ट की, चैडविक की, तो चैडविक वॉज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, एन इंग्लिश फिजिसिस्ट थे ये। बेसिकली 1932 में चैडविक अनाउंस्ड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, अ न्यू अनचार्ज्ड पार्टिकल इन द एटॉमिक न्यूक्लियस। तो बेसिकली अगर हम बात करें न्यूक्लियस की कंपोजिशन की, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स दे वर डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन और इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन्स की बात करें तो न्यूट्रॉन्स दे वर डिस्कवर्ड बाय चैडविक और इसका चार्ज क्या होता है, ज़ीरो होता है। अगर हम बात करें कि प्रोटॉन्स के चार्ज की, तो प्रोटॉन्स में जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, और प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय, अगर पूछा जाए तो प्रोटॉन्स दे वर डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया था, और बोर का एक एटॉमिक मॉडल था जो सबसे एक्यूरेट माना जाता था। और फर्मी क्या होती है, ये डिस्टेंस ऑफ मेजरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बबल्स इन द शैम्पेन एंड सोडा आर बिकॉज ऑफ, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस की वजह से शैम्पेन और सोडा में बबल्स देखने को मिलते हैं। द बबल्स इन द ड्रिंक्स आर बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 गैस की वजह से होता है। इन रियल शैम्पेन एंड बियर द कार्बन डाइऑक्साइड कम्स फ्रॉम द फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शैम्पेन और बियर में जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आती कहाँ से है, किस प्रोसेस के थ्रू आती है, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू आती है। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ प्योर वाटर फ्रॉम द इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड एज। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डिस्टिलेशन। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें सब्लिमेशन की, तो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे सॉलिड का डायरेक्ट कन्वर्जन होता है इनटू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड फॉर्म। डायरेक्टली सॉलिड का गैस में कन्वर्जन को कहा जाता है सब्लिमेशन, या एक फॉर्म से डायरेक्टली अल्टरनेट फॉर्म में कन्वर्ट होना। जैसे अगर हम बात करें किस में पाया जाता है सब्लिमेशन, बेसिकली कैम्फर में देखा जाता है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग प्योर वाटर फ्रॉम इट्स इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड एज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन की प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व रहता है? डिस्टिलेशन इज द फिल्ट्रेशन प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स बॉइलिंग अ सॉल्यूशन, condensing the vapor and collecting the condensed water as the distilled water. So basically distillation की प्रोसेस में ये सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं, जहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन को गर्म किया जाता है, बॉयल किया जाता है, उसके बाद एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, उसके बाद उस एवेपोरेटेड जो वेपर होता है उसको कंडेंस किया जाता है, और फाइनली उसको कलेक्ट किया जाता है, और जो कलेक्टेड कंडेंस्ड फॉर्म होता है उसको हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट इज बिकॉज ऑफ, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की वजह से जो प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की अपीयर करती हैं। अगर हम बात करें जो क्लोरोफिल है इसमें कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल इज द मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट इन प्लांट्स एंड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कौन सी प्रोसेस कन्वर्ट करती है, तो फोटोसिंथेसिस का नाम आपको ध्यान में रखना है। क्लोरोफिल अब्जॉर्ब्स रेड एंड ब्लू लाइट विच इज वाई द प्लांट्स अपीयर ग्रीन इन कलर, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट्स ग्रीन कलर के देखते हैं। और यहाँ पे एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोफिल के अंदर ये पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, और नेम क्या है इसका, क्रोमोप्लास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज साइनोवियल फ्लूइड इज फाउंड इन द, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जॉइंट्स। तो जॉइंट्स एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स मिलती हैं, और यहाँ पे ही साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। जो साइनोवियल फ्लूइड है ये एक तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारी जॉइंट्स को, बोन्स को बेसिकली, जो कनेक्ट होती हैं एक साथ। ये आपने ध्यान में रखना है। साइनोवियल फ्लूइड इज प्रेजेंट इन द कैविटीज ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, दे मे बी फाउंड इन आवर नीज, हिप्स, शोल्डर्स, फीट एंड हैंड्स। तो जहाँ पे बेसिकली हमारी बोन्स जुड़ती हैं, यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। साइनोवियल फ्लूइड्स आर अमंग द मोस्ट अबंडेंट और इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आर बॉडी, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ल्यूकेमिया इज अ फॉर्म ऑफ, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कैंसर। तो ल्यूकेमिया एक टाइप का कैंसर होता है। ल्यूकेमियाज आर कैंसर्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स विच बिगिन इन द बोन मैरो। तो वाइट ब्लड सेल्स यानी WBCs के वजह से ही ल्यूकेमिया नाम का कैंसर होता है। और ये कैंसर कहाँ से ओरिजिनेट होता है, आपसे पूछा जाए ऑर्गन का नाम, दैट विल बी बोन मैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए बात यहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स की हुई थी, तो WBCs को सोल्जर्स ऑफ द बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर द स्काई विल अपीयर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्लैक। तो बेसिकली एटमॉस्फेयर के एब्सेंस में जो स्काई होता है उसका कलर ब्लैक अपीयर होता है एस्ट्रोनॉट्स को जो स्पेस में जाते हैं। और बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो स्काई है वो ब्लू कलर का दिखता है। इन एब्सेंस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ड्यू टू दिस स्काई अपीयर्स ब्लैक इन कलर। अगर हम बात करें कि अगर कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता हमारी अर्थ में, तो स्पेस जो हमें दिखता, जो हमें आसमान का कलर दिखता, वो हमेशा हमें ब्लैक कलर का ही दिखता, लाइक इट अपीयर्स टू एन एस्ट्रोनॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लोकेटेड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेंगलुरु। तो बेंगलुरु को द सिटी ऑफ साइंस या फिर स्पेस सिटी के नाम से भी जाना जाता है, एंड यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लोकेटेड है, यानी IISc बेंगलोर के नाम से आपने सुना होगा। अगर हम बात करें IISc बेंगलोर की, सो इट इज़ लोकेटेड इन द सदर्न इंडियन सिटी ऑफ Bangalore in Karnataka. The institute was established in the year 1909 with the active support from Jamshedji Tata. Therefore, it is also known as Tata Institute. तो देखिए IISc बैंगलोर को टाटा इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जमशेदजी टाटा इनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन था इन इट्स एस्टैब्लिशमेंट। और अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर्स की, तो ये भी बैंगलोर में ही सिचुएटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉन मेटल विच हैज़ अ शाइनिंग अपीयरेंस इज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आयोडीन। तो आयोडीन एक नॉन मेटल है जिसके पास प्रॉपर्टी है ऑफ अ मेटल, यानी कि ये लस्ट्रस है। एंड आयोडीन इट इज़ अ नॉन मेटल विच हैज़ अ मेटेलिक लस्टर। अगर हम बात करें आयोडीन, तो ये एक टाइप का हैलोजन है। हैलोजन कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, टोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी। सो दिस इज जस्ट अ निमोनिक टू लर्न दिस द नेम्स ऑफ द हैलोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, when was smallpox eradicated from the world? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1980। तो 1980 में जो स्मॉल पॉक्स है, इरेडिकेटेड मतलब एक तरीके से ख़त्म हो जाना दुनिया से। सो स्मॉल पॉक्स का जो लास्ट केस था, इट वॉज सीन इन द ईयर 1977। और फाइनली जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने अनाउंस कर दिया था कि वर्ल्ड एज स्मॉल पॉक्स फ्री इन द ईयर 1980। सो दिस वॉज अनाउंस्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। और ये कब फॉर्म हुआ था? 7 अप्रैल 1946 में ये फॉर्म हुआ था। 7 अप्रैल को ईच ईयर हम वर्ल्ड हेल्थ डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं, और हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जेनेवा में सिचुएटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन ब्लड इज विस्कस फ्लूइड, दिस विस्कोसिटी इज ड्यू टू। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स है WBC, यानी वाइट ब्लड सेल्स की वजह से जो हमारा ह्यूमन ब्लड होता है थोड़ा विस्कस होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है। सो दिस विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इज ड्यू टू द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लो। तो देखिए जो हमारा जो ब्लड होता है वहाँ पे RBC और WBC दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे एक इंटरनल फ्रिक्शन लगता है, जिसकी वजह से जो ब्लड होता है वो थोड़ा गाढ़ा हमको लगता है। It incorporates the effects of the suspended pairs between present in the blood inclusive of RBCs, WBCs and platelets present होते हैं, जिसके वजह से एक इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड के अंदर, जिसके वजह से हमारा जो ब्लड है वो एक तरीके का थोड़ा विस्कस हमें फील होता है। ब्लड की बात करें तो इसमें हीमोग्लोबिन एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है, और इसमें Fe के आयंस पाए जाते हैं, आयरन के आयंस पाए जाते हैं हमारे ब्लड में, और इसका pH 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में रेंज करता है, pH ऑफ ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following is the only internal human organ which can regenerate? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लिवर। तो लिवर एक ऐसा लौता इंटरनल ह्यूमन ऑर्गन है जो रिजनरेट हो जाता है। तो इसको रिजनरेट होने में अराउंड 8 से लेकर 14 डेज लगते हैं। ये भी कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो ये डेटा भी आपको लर्न करना है। लिवर इज द ओनली इंटरनल ह्यूमन ऑर्गन विच कैन रिजनरेट। इट डिटॉक्सिफाइज वेरियस मेटाबोलाइट्स, synthesis proteins and produces biochemicals which are
नेसेसरी फॉर द डाइजेशन एंड ग्रोथ। तो बेसिकली जो हमारा लिवर होता है ये एक तरीके से स्टोर हाउस होता है फॉर विटामिन एंड अदर मिनरल्स जो हमारे लिवर में स्टोर होते हैं। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि जैसे जो पैथोजेंस को मारने का जो काम होता है वो भी हमारा लिवर परफॉर्म करता है हमारी बॉडी के अंदर। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो उसे स्टोर हाउस ऑफ द बॉडी के नाम से भी जाना जाता है लिवर को। सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Which one of the following disease in humans can spread through air? Correct answer will be option number B यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस नाम की जो डिजीज़ है ये एयर से फैलती है यानी एयरबॉर्न डिजीज़ है टीबी। अगर हम बात करें देयरफॉर इट इज़ एडवाइजेबल दैट कि हमें जो टीबी का पेशेंट होता है उससे एक डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए क्योंकि ये एयर के थ्रू कम्युनिकेबल होता है। दिस इन्फेक्शन spreads by inhalation of droplets by healthy person which are expelled by the tuberculosis पेशेंट। टीबी की बात करें तो टीबी इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से टीबी होता है और अफेक्टेड एरिया क्या होता है लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो our next question is the instrument dash is used for the detection of electric current। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि गैल्वेनोमीटर को यूज़ किया जाता है फॉर डिटेक्टिंग द इलेक्ट्रिक करंट क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर होता है ये स्मॉल से स्मॉल क्वांटिटी का जो करंट होता है उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। इसके अलावा एमीटर को भी यूज़ किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ करंट। सो अगर हम बात करें एल्टीमीटर की तो एल्टीमीटर को यूज़ किया जाता है एल्टीट्यूड ऑफ एन ऑब्जेक्ट को नापने के लिए। ट्यूब टेस्टर की बात करें तो ये इट इज़ यूज्ड फॉर टेस्टिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स को नापने के लिए ट्यूब टेस्टर का यूज़ होता है। एंड फैथोमीटर इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ द वाटर। Next question. Which of these chemical is used to form soft soaps containing potassium salts? Correct answer will be option A यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाता है सॉफ्ट यानी मुलायम साबुन को बनाने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाता है। तो पोटेशियम सोप्स आर सॉफ्ट टू द स्किन देन सोडियम सोप्स। तो अगर आपसे पूछा जाए NaOH को यूज़ किया जाता है फॉर प्रिपेयरिंग सॉफ्ट सोप्स और KOH देन योर आंसर विल बी KOH। सो ये ज़्यादा सॉफ्ट सोप्स का फॉर्मेशन करते हैं। सो कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन प्लेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग vitamins is stored in liver? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए आप ऐसे याद कर सकते हैं DEK। तो DEK वाइटामिन कहाँ स्टोर होता है लिवर में। तो वाइटामिन के वाइटामिन डी और वाइटामिन ई ये हमारे लिवर में स्टोर रहते हैं। वाइटामिन डी के डी एंड ई आर स्टोर्ड इन द लिवर देयरफॉर लिवर इज कॉल्ड एज द केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी के नाम से भी लिवर को जाना जाता है। और डिटॉक्सिफिकेशन भी लिवर में होता है ये भी आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें वाइटामिन के केमिकल नेम की तो ये फाइनोक्विनोन हो गया। वाइटामिन डी की बात करें तो ये हो गया कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई की बात करें तो ये हो गया टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस कॉल्ड। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो बॉडीज के बीच में लगता है जिनके पास मास प्रेजेंट होता है और वो एक सर्टेन डिस्टेंस में प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारा नेचर है नेचर का वीकेस्ट फोर्स माना जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। इट इज द यूनिवर्सल फोर्स एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल फोर्स विद एवरी अदर ऑब्जेक्ट। तो ये आपने ध्यान में रखना है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कि हर एक ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स जो उसके आसपास प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जाना जाता है और बेसिकली इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द pH ऑफ वाटर इन द एसिड रेन। pH मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लेस देन 5.5%। तो लेस देन 5.5 तो 5.5 से कम होता है pH एसिड रेन का। एसिड रेन की इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NOx लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं हमारे
हमारे एसिड रेन के। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स भी पाए जाते हैं वेरी स्मॉल क्वांटिटी में, लाइक HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 एंड कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3। इन 3 एसिड्स के नाम भी आपको ध्यान में रखना है, H2CO3 और ये 3 ऑक्साइड्स। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। व्हेन pH of rain water is less than 5.5 it is called as acid rain. When acid rain flows into the rivers it lowers the pH of river water. The survival of aquatic life in such rivers becomes very difficult. तो क्या होता है कि जो रेन वाटर अगर एसिड रेन का रिवर बॉडीज तक पहुंच जाता है, वाटर बॉडीज तक पहुंच जाता है, तो वहाँ पर सर्वाइवल जो होता है एक्वेटिक एनिमल्स का काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है और यहाँ पे सडन डेथ देखी जाती है ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स। Next question, which of the following act as both endocrine as well as exocrine gland? करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए यानी कि पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है हमारी बॉडी का जो एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। अगर हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो अपने हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में भेज देते हैं, यानी कि एक तरीके से रिलीज कर देते हैं ब्लड स्ट्रीम में विदाउट एनी डक्ट की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है। अगर इससे एग्जांपल्स की बात करें तो थायराइड ग्लैंड हो गया जैसे, और पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं इसके एग्जांपल्स हो गए सलाइवा एंड जैसे हो गया इसका टीयर्स और स्वेट और क्या बोलते हैं और जैसा लिवर। तो ये कुछ ऐसे अदर एग्जांपल्स हो गए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स की आवश्यकता होती है फॉर रिलीजिंग द हार्मोन्स। तो ये बेसिकली मेजर डिफरेंस है बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। सो अगर हम पेनक्रियास की बात करें तो ये एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह काम करता है। इट इज़ बिकॉज इट सीक्रेट्स बोथ हार्मोन्स एज वेल एज एंजाइम्स। इसके अलावा अगर हम बात करें बाइल जूस कहाँ रिलीज है, तो बाइल जूस की रिलीज करता है लिवर। ये भी आपने ध्यान में रखना है। ये कुछ लिवर के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे तब मैं भूल गई थी, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलामाइन इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए यानी कि जिंक। तो जिंक का ओर है कैलामाइन। कैलामाइन का फॉर्मूला है ZnCO3 यानी कि जिंक कार्बोनेट। इट इज यहाँ पे एन स्मॉल होगा, ZnCO3। सो कैलामाइन इट इज एन ओर ऑफ जिंक और इसका फॉर्मूला ZnCO3। अगर हम बात करें कॉपर के कोई एक इम्पॉर्टेंट कोर की, अगर सपोज कॉपर का कोई कोर आपसे पूछा जाए तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता देती हूँ, दैट इज चाल्कोपाइराइट। तो चाल्कोपाइराइट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ चाल्कोपाइराइट। चाल्कोपाइराइट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ कॉपर, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा कोवेलाइट एंड बोर्नाइट दीज आर सम ऑफ द ओर्स ऑफ कॉपर। अगर हम बात करें मरकरी की, तो मरकरी का एक सबसे फेमस ओर है जिसका नाम आपको नोट कर लेना है एंड दैट इज सिनाबार। सिनाबार इट इज़ एन ओर ऑफ मर्क्यूरी और इसका सिंबल होता है Hg। आयरन की बात करें तो आयरन का सबसे फेमस जो ओर है दैट इज हेमाटाइट। इसके अलावा मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट, दीज आर सम ऑफ द ओर्स ऑफ आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्किन। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर कि जो स्किन होती है वो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। सो द स्किन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी। इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अगर एक अडल्ट की बात करें, एक एवरेज अडल्ट की बात करें, तो एक एवरेज अडल्ट का जो स्किन का जो वेट होता है दैट इज अबाउट 8 पाउंड्स। तो ये भी आपने लर्न कर लेना है, 8 पाउंड्स, और ये कवर करते हैं अराउंड 22 स्क्वायर फीट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैज डिस्कवर्ड रेडियम? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी। तो मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी दिस कपल collectively discovered radium. Radium with atomic number 88 was discovered by Marie and Pierre Curie in 1898 as radium chloride. ये आपने ध्यान में रखना है। मैरी और पेरी क्यूरी की बात करें तो इनको नोबेल प्राइज मिला था इन फिजिक्स इन द ईयर 1903 अलॉन्ग विथ हेनरी बेकरेल। तो हेनरी बेकरेल का नाम भी आपको ध्यान में रखना है कि इन तीनों को कलेक्टिवली मिला था नोबेल प्राइज इन द ईयर 1903। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इसके अलावा मैरी क्यूरी को 1911 में और एक और बार नोबेल प्राइज मिला था यहाँ पे केमिस्ट्री में,
और यहाँ पे बेसिकली इनको मिला था क्योंकि इन्होंने जो रेडियो एक्टिविटी के ऊपर इन्होंने काफ़ी रिसर्च की थी, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री मिला था अगली बार 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटीन हेल्प्स इन डीएनए बाइंडिंग? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी यानी कि हिस्टोन। तो हिस्टोन हेल्प करता है डीएनए बाइंडिंग में, ये आपने ध्यान में रखना है। सो प्रोटीन दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज हिस्टोन एंड इट इज फाउंड इन डीएनए। डीएनए स्टैंड्स फॉर and DNA stands for deoxyribonucleic acid. So this is a full form of DNA. Next question, who is known as the father of immunology? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी कि एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी के नाम से जाना जाता है या फिर सिंपली फादर ऑफ वैक्सीनेशन के नाम से एडवर्ड जेनर को जाना जाता है क्योंकि इन्होंने फर्स्ट वैक्सीनेशन बनाई थी। सो Edward Jenner is known as the father of immunology. He discovered the smallpox vaccine in 1796. Dimitri Ivanovsky is known as the father of virology. ये भी आपको ध्यान में रखना है. And Eric Acarius is known as the father of lichenology. And Francisco Redi is known as the father of peristology. These are some of the other facts which you can remember. अगर हम बात करें प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बात किया था अबाउट डीएनए कि हु डिस्कवर्ड डीएनए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए बेसिकली इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक मेस्चर। तो फ्रेडरिक मेस्चर इन्होंने डीएनए को डिस्कवर किया था। अगर हम बात करें हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट सेल, तो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। लेकिन जो इन्होंने सेल डिस्कवर किया था दैट वाज अ नॉन लिविंग सेल, और फर्स्ट जो लिविंग सेल था वो एंटोइन वॉन लीवेनहॉक ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज वर्क डन इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट डी या फिर एफ डॉट एस आपने एफ डॉट डी या फिर एफ डॉट एस आपने सुना होगा, जहाँ पे एस होता है डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन को डिफाइन किया जाता है एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। So work done is defined as the dot product of force vector and displacement vector. It is a scalar quantity. Work की जो यूनिट होती है ऐसा यूनिट होती है वो होती है जूल। इसके अलावा अर्क्स और कैलोरी भी वर्क की एक कुछ यूनिट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट्स आइसोटोप इज यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ द एज ऑफ द अर्थ? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि कार्बन। तो कार्बन को यूज किया जाता है for the calculation of the age of the earth. अगर हम बात करें यूरेनियम लेड dating as a radio metric dating method that uses the decay chain of uranium and leads to finding of the age of the rock. तो इसको यूज किया जाता है for finding the age of the rock along with carbon. यूरेनियम लेड डेटिंग भी एक प्रोसेस होती है, कार्बन डेटिंग प्रोसेस होती है और यूरेनियम लेड डेटिंग भी एक प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से हम एज ऑफ ओल्ड रॉक्स या फिर ओल्ड चीज़ों की एज को हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज वाइट विट्रियोल? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जिंक सल्फेट को वाइट विट्रियोल के नाम से जाना जाता है। जिंक सल्फेट विद द फॉर्मूला ZnSO4 is historically known as white vitriol. Zinc sulfate is an inorganic compound and dietary supplement. तो dietary supplement काफ़ी important होता है हमारी बॉडी के लिए, जिंक सल्फेट ZnSO4, और ये इसे वाइट विट्रियोल के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इन एनिमल सेल इज नोन एज? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, पावर हाउस ऑफ द सेल। सो while most aerobic respiration takes place in the cells, mitochondria and anaerobic respiration without oxygen takes place in the cells साइटोप्लाज्म। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है साइटोप्लाज्म में। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन भी होता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और एटीपी को किसके नाम से जाना जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल के नाम से एटीपी को जाना जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एंड एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, who presented that all plants and animals are composed of cells and that cell is called as the basic unit of life. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एम शील्डन एंड टी शॉन। तो इन्होंने कलेक्टिवली सेल थ्योरी दी थी और इन्होंने कहा था कि प्लांट्स और एनिमल्स एक बेसिक यूनिट से बने हुए हैं जिसको हम सेल के नाम से जानते हैं। सेल थ्योरी वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन 1839 बाय Matthias Jacob Schilden and Theodor Schwann. They stated that all organisms are composed of one or more cells, are fundamental unit of structure and function. All living organisms that all cells are exist from the pre-existing cells. तो इन्होंने कहा था कि जितने भी सेल्स न्यू सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने होते हैं। लाइक हम सारे ह्यूमन बींग्स अपने फादर और मदर के सेल से बने हैं। इन्होंने कहा था कि सारे ऑर्गेनिजम्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने होते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो अगर हम बात करें प्री एग्जिस्टिंग सेल की जो थ्योरी थी ये किसने दी थी? सो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय विर्चो। तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। विर्चो ने ये थ्योरी को दिया था। दिस थ्योरी के सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन द ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मैग्नीशियम प्रेजेंट रहता है ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड एज क्लोरोफिल में। द ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल which has magnesium involved in its structure which imparts the green color of the leaf. तो इसमें जो क्लोरोफिल होता है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नाम का भी पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से जो लीव्स है इनका कलर क्या होता है? ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड इन किलिंग रैट्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि जिंक फॉस्फाइड को यूज किया जाता है for killing rats. So the correct answer is zinc phosphide. It is an inorganic compound of phosphorus and zinc. It uses a rodenticide to kill rats and other rodents. तो rats और other rodents को मारने के लिए basically इस chemical का use किया जाता है zinc phosphide का। In stomach of rodents it produces poisonous gas called as phosphine. तो जो phosphine होती है ये काफ़ी poisonous होती है। pH 3 इसका formula होता है which actually kills the रोडेंट्स। ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें जिंक फॉस्फाइड की तो जिंक फॉस्फाइड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज Zn3P2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जिंक फॉस्फाइड। और फॉस्फीन गैस का मैंने आपको बता दिया। फॉस्फीन गैस जो एक काफ़ी सारी पॉइजनस गैस होती है तो फॉस्फीन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज pH 3। तो pH 3 इज द फॉर्मूला ऑफ फॉस्फीन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ पावर इज? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि वॉट। तो वॉट इट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर। एंड अगर हम बात करें अदर यूनिट्स की तो जूल पर सेकेंड भी पावर का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है और हॉर्स पावर भी पावर का ही एक यूनिट है। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट और विच इज ऑल्सो नोन एज जूल्स पर सेकेंड। समटाइम्स power of motor vehicles and other machines is given in terms of horsepower which is approximately equal to 745.7 watt। तो 1 horsepower का वैल्यू क्या होगा? approximately 746 watt हम इसे कह सकते हैं। you have to keep this in mind। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज what is the normal pulse rate of a human body? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 72 टाइम्स पर मिनट। तो 72 टाइम्स पर मिनट इज द एवरेज नॉर्मल पल्स रेट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। अगर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में यही लिखा है कि नॉर्मल रेंज बिटवीन ये 50 से 100 बीट्स पर मिनट होती है लेकिन मोस्ट एक्यूरेट है 72 टाइम्स पर मिनट। बट द एक्चुअल नॉर्मल पल्स रेट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज 72 टाइम्स पर मिनट। अगर हम बात करें ब्रीदिंग रेट की तो ब्रीदिंग रेट होता है 12 से लेकर 20 ब्रीथ्स पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल ब्लड डोनर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि ओ। तो ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा होता है? ए बी। So there are 4 main types of blood groups and they are A, B and O. Our blood group is determined by the genes which we inherit from our parents. The type O negative blood does not have any antigens, therefore it is called as the universal donor। और अगर O में भी स्पेसिफिक पूछेंगे तो O नेगेटिव और इसको यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है और AB को यूनिवर्सल एक्सेप्टर के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 120 डेज इट इज द अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड cells with red blood corpuscles. Normal human red bloods have an average lifespan of about 120 days in the circulation, after which they are engulfed by the macrophages. बेसिकली अगर हम बात करें आरबीसीज की तो 110 से लेकर 120 डेज तक का इनका लाइफ स्पेन होता है। इसके बाद इनकी बेसिकली मैक्रोफेजेस इनको खा लेते हैं, एक तरीके से इनकी आरबीसीज की डेथ हो जाती है। अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसीज की तो इनका जो एवरेज लाइफ स्पेन होता है वो 12 डेज से लेकर 20 डेज तक हम मान सकते हैं। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन होता है इतना। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पेन ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा 12 से लेकर 20 डेज, जो मैं आपको अभी भी बता चुकी थी प्रीवियस क्वेश्चन में। 12 से लेकर 20 डेज होता है लाइफ स्पेन ऑफ डब्ल्यूबीसी। द लाइफ टाइम ऑफ वाइट ब्लड सेल्स in the lymph system is approximately 13 to 20 days, and the existence of white blood cells is the loss of the lymph system. Next question, which vaccine is given to prevent pneumonia? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि न्यूमोनिकॉकल वैक्सीन को दिया जाता है निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए। न्यूमोनिकॉकल वैक्सीन इज अ कॉन्जुगेटेड वैक्सीन यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ निमोनिया। साल्क वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन एंड टैब वैक्सीन आर यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस एंड टाइफाइड। देखिए साल्क वैक्सीन को कब दिया जाता है, हमने डिस्कस किया था, जोनास साल्क ने इसको बनाया था। तो पोलियो को प्रिवेंट करने के लिए इस वैक्सीन को दिया जाता है। बीसीजी को दिया जाता है टू प्रिवेंट ट्यूबरकुलोसिस विच इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और टीएबी वैक्सीन को दिया जाता है, टैब वैक्सीन को दिया जाता है फॉर प्रिवेंटिंग टाइफॉइड। ये आपने ध्यान में रखना है। एंड टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is the most abundant dissolved iron in the ocean? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि क्लोरीन। तो क्लोराइड आयन, Cl नेगेटिव आयंस मोस्ट अबंडेंट डिजॉल्व आयन होते हैं ओशन में। सो देयर आर 6 अबंडेंट आयंस ऑफ सी वाटर, नेमली क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम। सबसे ज़्यादा क्लोराइड पाया जाता है, और उसके बाद पूछा जाए तो सोडियम पाया जाता है। ये आपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक कॉमन एलिमेंट है जो हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कौन सा एलिमेंट हमें डेली लाइफ में लेना रिक्वायर्ड होता है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा Na पॉजिटिव आयंस, यानी सोडियम के आयंस लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, दे आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। Oxygen is the most abundant element found in the human body and consists of 65% of the total weight में ऑलमोस्ट ऑक्सीजन के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ द स्मॉलेस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी स्टेपिडियस मसल, जो हमारे कान में पाई जाती है। और सबसे छोटी बोन कौन सी होती है? स्टैपीज। तो स्टैपी सबसे स्मॉलेस्ट बोन हो गई। सबसे बड़ी बोन की बात करें तो ये फीमर हो गई। और सबसे छोटी मसल की बात करें स्टेपिडियस मसल। और सबसे बड़ी मसल की बात करें तो ग्लूटियस मैक्सिमस इज द लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सो स्टेपिडियस मसल इज टर्म टू बी द स्मॉलेस्ट skeletal muscle in the human body. Its job is to support the smallest bone of the body, that is stapes, which is present in the middle ear. तो मिडिल ईयर में कौन से पार्ट में? मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती है हमारी स्टैपीज, और उसको सपोर्ट कौन करती है? स्टेपिडियस मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज विच सेल्स इन आवर बॉडी आर पॉपुलरली कॉल्ड एज सोल्जर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स को सोल्जर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को पैथोजन से प्रोटेक्ट करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स प्रोवाइड इम्यूनिटी टू आवर बॉडी, दे हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट डिजीजेस, इन्फेक्शंस, एलर्जीज एंड फॉरेन पार्टिकल्स। These cells keep our body safe and healthy.
वाइट ब्लड सेल इज कॉल्ड एज द सोल्जर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो बेसिकली जब भी हमारी बॉडी में कोई पैथोजन या फिर कोई ऐसा एलिमेंट एंटर करता है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, तो इन दैट केस हमारे वाइट ब्लड सेल्स फाइट करते हैं उसके अगेंस्ट और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं पैथोजन से। वाइट ब्लड सेल्स, ये आपने ध्यान में रखना है। सो अगर हम बात करें वाइट ब्लड सेल्स के अदर नेम्स की, तो इनको ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है और रेड ब्लड सेल्स को इरेथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। शेप की बात करें तो जो RBCs होते हैं ये स्मॉल साइज़ के होते हैं। इनका जो शेप होता है वो राउंड होता है और कॉन्केव शेप के होते हैं, जबकि जो WBCs होते हैं इनका कोई शेप नहीं होता है, ये इरेगुलर होते हैं। फंक्शंस की बात करें तो RBCs का जो फंक्शन होता है वो होता है ऑक्सीजन को कैरी करना हमारे ब्लड में और सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना, जबकि WBCs का फंक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पिगमेंट इन द ह्यूमन बॉडी विच गिव्स डार्क कलर टू द स्किन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेलानिन। तो मेलानिन की वजह से जो डार्क कलर होता है हमारे स्किन का, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ मेलानिन। केराटिन की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है जिससे हमारे नेल्स और हेयर बने होते हैं। क्लोरोफिल एक इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है जो लीव्स में पाया जाता है और हीमोग्लोबिन एक इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है जो ब्लड में पाया जाता है। तो ये सब ऑप्शंस भी हमने डिस्कस कर लिए। मेलानिन इज अ पिगमेंट दैट इज फाउंड इन द ह्यूमंस. It gives color to hair, skin and eyes. If melanin is more, the skin color will be more darker. Next question, which vitamin helps in the formation of nucleic acids and red blood cells? Correct answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन B9। तो यहाँ पे B9 होगा, विटामिन B9 जिसका केमिकल नेम है फोलिक एसिड। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड RBCs. इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज फोलिसियन और फोलेट एंड इट्स केमिकल नेम इज पेट्रियोल glutamic acid. Folic acid is required for DNA synthesis and cell growth and is important for RBC formation, energy production as well as formation of amino acids. Therefore B9 का प्रेजेंस हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। अगर हम बात करें विटामिन B6 की, तो इसका केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन। एंड अगर हम बात करें विटामिन B3 की, तो B3 को नाइसिन के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें विटामिन B5 की, तो B5 का जो केमिकल नेम है दैट इज पेंथोनिक एसिड। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेवलेंथ। तो बेसिकली वेवलेंथ को नापा जाता है एंगस्ट्रॉम में, क्योंकि एंगस्ट्रॉम काफ़ी छोटी क्वांटिटी होती है फॉर मेजरिंग लेंथ, और ये अराउंड 10⁻⁻10 मीटर के रेंज का होता है। द एंगस्ट्रॉम ऑल्सो नोन एज एंगस्ट्रॉम यूनिट इज a measure of displacement equal to 10⁻⁻10 meter. It is sometimes used to express wavelengths of visible light, ultraviolet light, X-rays and gamma rays. तो wavelength को basically represent करता है और या फिर small distances को भी एक तरीके से represent करने में help करता है एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अ वेक्टर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड. अदर एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, वेट हो गया, एंड वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल फील्ड, करंट एंड सो ऑन. दीज ऑल आर वेक्टर क्वांटिटीज. अगर करंट की बात करें तो बेसिकली ये टेंसर क्वांटिटी होता है, तो टेंसर क्वांटिटी होता है करंट, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. तो बेसिकली अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें तो ये सब हो गई वेक्टर क्वांटिटीज जहाँ पे मेंशन है। एग्जाम में इनमें से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ants bite they inject which acid? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती हैं एंड्स, यानी चींटियां जब काटती हैं तो फॉर्मिक एसिड को हमारी बॉडी में इंजेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ा पेन और जलन महसूस होती है। फॉर्मिक एसिड इज अदरवाइज कॉल्ड एज मिथेनोइक एसिड. इसका फॉर्मूला होता है HCOOH. It is most found in the stings and bites of the variety of insects, and formic acid is secreted by wood ants on the prey to defend the nest.
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी इज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज जिसके वजह से जो हनी होता है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटी और स्वीट महसूस होता है हमको, दैट इज बिकॉज ऑफ अ कंपोनेंट कॉल्ड एज फ्रक्टोज। थर्स द मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी इज फ्रक्टोज और लिवियोलोज। फ्रक्टोज और लिविलोज इसका क्वांटिटी या अमाउंट कितना होता है 38.19% ऑफ द हनी। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन द मेजर केमिकल कंपाउंड फाउंड इन द ह्यूमन किडनी स्टोन इज। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी यानी कि कैल्शियम ऑक्जेलेट प्रेजेंट होता है किडनी स्टोन में। और बेसिकली ये किसका बना होता है, कैल्शियम और ऑक्जेलेट का ही बना होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट ऑफ कोर्स। सो कैल्शियम यानी Ca2 पॉजिटिव और ऑक्जेलेट आयंस यानी ऑक्जेलेट आयंस जिसको OX नेगेटिव से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और या फिर ऑक्जेलेट आयंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम C2O4 2 नेगेटिव से भी हम ऑक्जेलेट आयंस को रिप्रेजेंट करते हैं। मैनी पीपल हु फॉर्म कैल्शियम कंटेनिंग स्टोन्स हैव टू मच कैल्शियम इन देयर यूरिन। इट इज़ अ कंडीशन नोन एज हाइपर कैल्सी यूरिया। सो हाइपर कैल्सी यूरिया ये कंडीशन होती है जहाँ पे हमारे यूरिन में काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम प्रेजेंट रहता है, और इस केस में ही जो स्टोन होता है उसके फॉर्मेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोटीन CA125 यानी कैंसर एंटीजन 125 इज यूज्ड एज अ बायोमार्कर फॉर डिटेक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ कैंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ओवेरियन कैंसर। तो ओवरी में जो कैंसर प्रेजेंट होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए कैंसर एंटीजन ऑफ 125 इज यूज्ड। द CA125 टेस्ट इज यूज्ड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, treatment and monitoring of ovarian cancer in the certain people. Next question. Attractive color of flower is due to. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट के वजह से जो फ्लावर्स होते हैं उनका हमें ब्यूटीफुल से कलर्स दिखाई देते हैं, अट्रैक्टिव कलर्स दिखाई देते हैं टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है वो इंसेक्ट्स ही परफॉर्म करते हैं, तो इसलिए जो फ्लावर्स होते हैं उनके कलर काफ़ी अट्रैक्टिव रहते हैं। ब्राइट कलर्स और डल कलर्स आर फिक्स्ड इन द जेनेटिक्स ऑफ अ फ्लावर। इफ अ प्लांट नीड्स टू रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ अ बर्ड and the bees, the genetics will make the flowers have bright colors to attract animals ताकि pollination का process easily हो जाए। यूकोप्लास्ट की बात करें तो ये वाइट या फिर कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल डज द ऑप्टिकल फाइबर वर्क। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क करते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। थर्स ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉर इट्स ऑपरेशन। देखिए अगर हम बात करें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना की, तो बेसिकली जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है it basically represents the इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो इन दैट केस रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होना चाहिए होता है, पर कौन सा प्रोसेस होता है, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है, जहाँ पे लाइट एक तरीके से ट्रैप हो जाती है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, और इस प्रोसेस को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस तभी पॉसिबल होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो क्रिटिकल एंगल होता है उससे ज़्यादा होता है, उस केस में ही जो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ये प्रोसेस हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा कैरोटीन इज अ प्रोटीन प्रेजेंट इन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि वूल। तो वूल में पाया जाता है ये प्रोटीन जिसका नाम है अल्फा कैरोटीन। अल्फा कैरोटीन इज अ टाइप ऑफ कैरोटीन फाउंड इन द mammalian vertebrates. This protein is primary component in hairs, horns, क्लॉज, नेल्स एंड एपिडर्मिस लेयर ऑफ द स्किन। तो यहाँ पे कहाँ पाया जाता है, अल्फा कैरोटीन वूल में पाया जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। और जो एनिमल्स होते हैं उनके बाल, उनके हॉर्न्स यानी उनकी सींगों पे, उनके नेल्स में और उनके एपिडर्मिस जो स्किन की एक लेयर होती है उसमें पाया जाता है अल्फा कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम मेटल शुड बी स्टोर्ड इन।
करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, यानी कि केरोसिन ऑयल में सोडियम मेटल को स्टोर किया जाता है. सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन बिकॉज सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिविटी. तो काफ़ी रिएक्टिव होता है सोडियम, इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है, ताकि इसकी रिएक्टिविटी को एक तरीके से कंट्रोल किया जा सके और इसका जो कॉन्टेक्ट है वो ऑक्सीजन से और मॉइस्चर से एक तरीके से प्रिवेंट किया जा सके. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एसआई यूनिट. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सेल्सियस. तो सेल्सियस एक यूनिट है फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, और टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो केल्विन होती है, ना कि सेल्सियस. इसके अलावा टेम्परेचर को हम फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कंटेन्स आयोडीन. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि थायरॉक्सिन. तो थायरॉक्सिन में आयोडीन पाया जाता है. थायरॉक्सिन हार्मोन कंटेन्स आयोडीन. आयोडीन इज असेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स. आयोडीन इज फाउंड इन मोस्ट फूड्स, स्पेशली सी फूड्स में आयोडीन ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है और बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है हमारी बॉडी के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following elements which is present in a major proportion in the air. राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है एज अ मेजर प्रपोर्शन में एयर में. सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन. तो अदर गैसेस जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी अदर गैसेस प्रेजेंट होती है. 1% अदर गैसेस प्रेजेंट होती हैं और इनमें सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है नाइट्रोजन, जो 78% ऑफ द एयर में प्रेजेंट रहता है. Next question, which one of the following polymers is widely used for making bulletproof material. Correct answer होगा ऑप्शन बी, यानी कि पॉलीअमाइड्स को यूज़ किया जाता है बुलेट प्रूफ मटेरियल्स को बनाने में. पॉलीअमाइड्स यूज्ड होते हैं. So polyamide is used in the manufacturing of bulletproof substances. This you have to remember. Next question, which one of the following fuels causes minimum environmental pollution. करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन के फ्यूल्स को यूज़ किया जाता है ताकि जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है उसको मिनिमाइज किया जा सके और एक तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में जो अनवांटेड एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो हमारी ओजोन लेयर को भी डैमेज कर रही हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट किया जा सके. हाइड्रोजन ऑन बर्निंग विल फॉर्म वाटर वेपर्स. दे आर नॉट हार्मफुल टू एनी other to any of the organic things, so they do not cause any pollution. इसलिए हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर अब ज़्यादा फोकस किया जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्लोरीन. तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैलोजन है. हैलोजन फैमिली की बात करें तो ये कौन से ग्रुप के अंदर आते हैं, अंडर ग्रुप 17. और कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन, जहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर कुछ इस तरीके से फॉलो होता है. फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन द हैलोजन ग्रुप. दिस इज बिकॉज इट हैज़ द स्मॉलेस्ट रेडियस एंड द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर. Next question, which among the following is called as philosopher's wool. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जिंक ऑक्साइड. तो जिंक ऑक्साइड विद द केमिकल फॉर्मूला ZnO, इसको फिलोसफर्स वूल के नाम से जाना जाता है. इट इज़ कॉमनली नोन एज फिलोसफर्स वूल. इट इज़ एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ वाइट इन कलर एंड हैज़ अ पाउडरी टेक्सचर. तो उसका कलर पूछा जाए फिलोसफर्स वूल का तो वाइट होगा. एंड जिंक ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर. Next question, which among the following is used in making lead pencils. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रेफाइट. तो ग्रेफाइट विच इज़ एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इसको यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग द लेड पेंसिल्स. द लेड इन पेंसिल्स इजंट एक्चुअली मेड फ्रॉम लेड. इट इज़ मेड फ्रॉम अ कार्बन कॉल्ड अ टाइप ऑफ कार्बन विच इज़ कॉल्ड इज ग्रेफाइट. और कार्बन के एलोट्रोप्स कौन कौन से होते हैं, बकमिंस्टर फिलरिन and diamond and graphite. So the graphite is mixed with clay and formed into long thin pencils called as the lead pencils. Next question, in organic compounds nitrogen is estimated by. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डुमास मेथड. तो नाइट्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक मेथड होती है जिसको डुमास मेथड के नाम से जाना जाता है. द कजेट-हिल मेथड और द डुमास मेथड are both used to estimate the amount of nitrogen in the organic compounds containing nitrogen. तो कौन कौन सी हो गई, the Kjeldahl method and the Dumas method are used in detecting nitrogen. Next question, excessive bleeding during an injury is the deficiency of.
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से जब भी हमें चोट लगती है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगती है उस पर्टिकुलर ऑर्गन से, तो ये तब होती है जब डेफिशिएंसी विटामिन के की होती है। एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी इज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के. A deficiency in vitamin K can make it harder to stop bleeding after an injury or a surgery. Next question. तो अगर हम विटामिन के की बात करें तो इसका केमिकल नेम है फाइलोक्विनॉन। अगर विटामिन ए की बात करें रेटिनॉल, विटामिन बी की बात करें तो बी में के काफ़ी ज़्यादा होते हैं जो हम जिनमें से ऑलमोस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। बी1 की बात करें तो थायामिन, विटामिन ई की बात करें तो इट इज़ टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पैथोजन कॉजेज निमोनिया डिजीज? ये आई थिंक हम डिस्कस नहीं किया है। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe जो एक वायरस है, ये बेसिकली कॉज करता है निमोनिया डिजीज को। सो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe कॉजेज निमोनिया। टाइफाइड की बात करें तो सैल्मोनेला टाइफाई, इन्फ्लुएंजा की बात करें तो मायोक्सोवायरस इन्फ्लुएंजाe, एंड वोपिंग कफ की बात करें तो हीमोफिलस pertussis causes the whooping cough. Next question, for prevention of which disease BCG vaccine is given? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि टीबी ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन को प्रिवेंट करने के लिए बीसीजी वैक्सीन को दिया जाता है। बीसीजी स्टैंड्स फॉर बेसिलिक एलिमेंट गुरीन। आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन ऑलरेडी, सो लेट्स स्किप दिस क्वेश्चन क्योंकि दिस विल ओनली बी अ टाइम वेस्ट फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपिरेशन? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि स्टोमेटा। तो स्टोमेटा एक ऐसा प्लांट का स्ट्रक्चर है जो हमें ट्रांसपिरेशन की मेथड में हेल्प करता है। द करेक्ट आंसर इज स्टोमेटा। ट्रांसपिरेशन मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। सो इट इज अ प्रोसेस इन विच एक्सेस ऑफ वाटर इज lost from the leaf in the form of vapors from the aerial parts of the plant, mainly through the stomatas of the leaves. So stomata से basically जो वेपर है वो वेपर बाहर निकलता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो प्रोसेस है वो स्टोमेटा में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ विच इंस्ट्रूमेंट? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर के वजह की हेल्प से हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड बाय द वेट एंड ड्राई बल्ब thermometer, also called as hygrometer. The hygrometer consists of two similar mercury thermometers और इससे रिलेटिव ह्यूमिडिटी को नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी इज अ डेफिशिएंसी ऑफ? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन के की डेफिशिएंसी से ये होता है। एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। और विटामिन ए कहाँ पाया जाता है? ग्रीन लीव्स में, स्पिनच में एंड एवोगेड्रो में पाया जाता है। एंड एवोकाडो में, नॉट एवोगेड्रो, इट इज़ एवोकाडो में पाया जाता है विटामिन ए। Night blindness is one of the first signs of vitamin A deficiency. In its more severe form, vitamin A deficiency contributes to blindness by making the cornea very dry, thus damaging the retina, and cornea damage हो जाता है जिसकी वजह से night blindness disease cause होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिफोर डिस्कसिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको यहाँ पे केमिकल नेम रिवाइज करा देती हूँ। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी1 थायामिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ई टोकोफेरॉल। Next question, which of the following instrument is used to know the position of submerged objects in the ocean? Correct answer will be option number A, यानी कि सोनार को यूज किया जाता है सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स को ढूंढने के लिए ओशनिक बॉडीज में। सो सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. So sonar uses sound waves to see in the water. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड द बेसिक यूनिट ऑफ किडनीज. तो किडनीज को ऐसा ऑर्गन कहा जाता है जहाँ पे फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है. मैक्सिमम ऑफ अस थिंक दैट सो मोस्ट ऑफ अस थिंक दैट कि जो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है वो हार्ट में होता है, बट इट इज़ एक्सट्रीमली रॉन्ग क्योंकि जो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है वो किडनीज में होता है. द स्ट्रक्चरल and the functional unit of
किडनी इज कॉल्ड इज नेफ्रॉन। और यहाँ पे फंक्शन क्या होता है नेफ्रॉन का? नेफ्रॉन फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड सच एज सॉल्ट्स, यूरिया, यूरिक एसिड एंड एक्सेस वाटर को फिल्टर करने का काम नेफ्रॉन्स परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेलीज इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना डीएनए प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अदर देन न्यूक्लियस, the mitochondria are the organelles that contain DNA. In contrast to chromosomal DNA, the mitochondria contain nucleic material known as mitochondrial DNA. Mitochondria and plastids have their own DNA and ribosomes. Next question, in which organ RBC are selectively destroyed and recycled by the macrophages? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्प्लीन। तो स्प्लीन में जो आरबीसी सेल्स होते हैं इनको सेलेक्टिवली डिस्ट्रॉय किया जाता है हमारी बॉडी के द्वारा। द स्प्लीन विच इज लोकेटेड अंडर द रिब केज एंड अबव द स्टमक इज द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन एंड इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द लिम्फेटिक सिस्टम। और यहाँ पे ही आरबीसीज को डिस्ट्रॉय किया जाता है। इट इज द ऑर्गन where RBC are selectively destroyed and recycled by the macrophages. Next question, washing soda is also known as? Correct answer होगा ऑप्शन सी, यानी कि सोडियम कार्बोनेट is the other name of washing soda. Sodium carbonate is commonly known as washing soda. The chemical formula of washing soda is Na2CO3. It is a salt of carbonic acid which is also known as soda ash. तो H2CO3 हो गया कार्बोनिक एसिड और इसको सोडा ऐश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एनर्जी की ही यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपने ध्यान में रखना है। द करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके अलावा एनर्जी की यूनिट हो गई जूल, कैलोरी, एंड इसके अलावा कैलोरी के अलावा जूल, कैलोरी और हो गई अर्क्स. So these are some of the other units of energy. The correct answer is energy. The electron volt is the unit of energy commonly used in the atomic and nuclear physics में इस unit को use किया जाता है. Next question, which vitamin is obtained from the sun rays? Correct answer will be option D. जिसका chemical name हो गया calciferol. A का retinol, C का हो गया ascorbic acid और K का हो गया phyloquinone. So vitamin D is obtained from the sun rays. When bare human skin is exposed in the sun, it takes vitamin D from the sun. Ultraviolet B, UVB, is a part of sun rays which is important to humans. Beriberi refers to the cluster of symptoms caused primarily by the nutritional deficit in vitamin B. Next question, which instrument is used to measure the intensity of light? Correct answer will be option number C, यानी कि फोटोमीटर. तो फोटोमीटर को यूज किया जाता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए. फोटोमीटर इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय एन अननोन सोर्स इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड सोर्स. तो फोटोमीटर को यूज किया जाता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए. ये आपने ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विलियम हार्वे. तो विलियम हार्वे, इनको फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन भी कहा जाता है. ऑल्सो ही डिस्कवर्ड द ब्लड सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी. विलियम हार्वे फर्स्ट डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी. रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द फर्स्ट सेल एंड कार्ल लैंडस्टीनर डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप्स. तो ये आपने ध्यान में रखना है. रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट डेड सेल को डिस्कवर किया था और डेड सेल को डिस्कवर किया था, और फर्स्ट लिविंग सेल को एंटोइन वॉन लीवनहॉफ ने डिस्कवर किया था. कार्ल स्टीनर की बात करें तो इन्होंने ब्लड ग्रुप्स को डिस्कवर किया, और रॉबर्ट ब्राउन इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन ड्रिंकिंग एज एन. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डिसइंफेक्टेंट की तरह ब्लीचिंग पाउडर को यूज किया जाता है. ये आपने ध्यान में रखना है. इट इज यूज्ड फॉर द डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर इन द ट्रीटमेंट प्रोसेस. द क्लोरीन रिलीज बाय द ब्लीचिंग पाउडर kills the pathogens. The residual effect of this chlorine protects the water from getting infected by the pathogens. तो pathogens को Cl2 गैस जो काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होती है ये मार देती है जो ब्लीचिंग पाउडर से रिलीज होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्लैंक. तो प्लैंक ने दिया था ये क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन. द क्वांटम थ्योरी ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ रेडिएशन अनाउंस्ड इन 1900 बाय प्लैंक
ushered in the era of modern physics. Next question, on heating gypsum loses certain percentage of its water content and becomes, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बेसिकली जब जिप्सम अपना वाटर कंटेंट को लूज कर देता है तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी बन जाता है। व्हेन हीटेड जिप्सम लूजेस वाटर एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑल्सो नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम। जिप्सम की बात करें तो जिप्सम का फॉर्मूला हो गया CaSO4.2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो गया CaSO4.5H2O। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और यहाँ पे आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है एंड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपिरेशन। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस।